हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतरकारी। लास्ट टाइम हमने बात की थी सुपर अर्थ प्लैनेट्स के बारे में, एक्सो प्लैनेट्स के बारे में, एंड ऑल्सो गोल्डीलॉक जोन क्या होते हैं, गोल्डीलॉक प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे लास्ट टाइम। पहला क्वेश्चन है, आर सुपर अर्थ प्लैनेट्स लोकेटेड इन गोल्डीलॉक जोन ओनली। तो हमने बात की थी कल कि जो सुपर अर्थ प्लैनेट होते हैं वो रेड डॉर्फ जो स्टार्स होते हैं उनके हैबिटेबल जोन्स के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। तो ये ठीक है कहना कि हाँ, वो सिर्फ गोल्डीलॉक जोन्स के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इज देयर एनी सुपर अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में अभी तक हम कोई भी सुपर अर्थ डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो अभी रिसेंटली कोई सुपर अर्थ प्लैनेट नहीं है सोलर सिस्टम में। वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसके बाद ये पांच टर्म्स आते हैं जिनमें जनरली कंफ्यूजन होती है। कॉमेट क्या होता है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, मीटरॉइड क्या होता है, मीटियोर एंड देन मीटियोराइट। सो बेसिकली इनमें जो डिफरेंस होता है वो अर्थ से कितनी दूरी पे लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, उसी पे डिफरेंस है। तो कॉमेट हम देखते हैं। कॉमेट एक ऐसा चंक ऑफ आइस या फिर रॉक है जो कि सोलर सिस्टम से बाहर है। सोलर सिस्टम से बाहर है तो हम कॉमेट बोलते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर है एंड जनरली मार्स या फिर जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है वहां पे जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एंड उसके बाद जब वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है एंड साइज में एस्ट्रॉइड से छोटा है बट डस्ट ग्रेन से बड़ा है तो हम उसको मीटेरॉइड बोलते हैं। अब ये जो मीटेरॉइड है, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो इस रॉक को हम मीटियोर बोलते हैं। एंड जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो हम देखते हैं कि बर्न अप होना शुरू करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे जैसे ये बर्न कर रहा है और अर्थ के सरफेस की तरफ मूव कर रहा है, अगर ये पूरी तरीके से बर्न अप नहीं होता एंड सरफेस को हिट कर जाता है अर्थ के, तो इसको हम मीटेओराइट बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन चारों पांचों में। तो जो एएसआई कलेक्ट करते हैं, जो हमें मिलता है रॉक, उसको हम मीटेओराइट बोलते हैं। सो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हम देखते हैं, यूनिवर्स जो है उसमें 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स हैं। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं तो मिल्की वे में 100 बिलियन से 400 बिलियन स्टार्स हैं। उसके बाद हम थ्योरीज देख सकते हैं कि क्या क्या थ्योरीज आई हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहली थ्योरी की हम बात करते हैं, कांत लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि आया था 18 सेंचुरी के अंदर। अब इसमें बेसिक जो हम सुनते हैं कि एक नेबुला होता है जो कि क्लाउड है गैस और डस्ट का, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है एंड वो ग्रेविटी की वजह से अपने कोर के अंदर ही कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से कोर फॉर्म होती है जो कि बहुत डेंसर होती है और वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और ये जो कोर होती है ये सन बन जाती है कुछ टाइम बाद। अब जो मटेरियल बच जाता है वो एक swirling डिस्क के फॉर्म में जो कोर है उसके अराउंड रोटेट करना, रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है। एंड जो डिस्क है उसके अंदर ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो बचे हुए हैं वो कोलाइड करते हैं, क्लम्प करते हैं एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, एंड इवेंचुअली प्लैनेट्स और मून्स को फॉर्म करते हैं। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में यही बात होती है, नेबुला होता है जो कोर बना लेता है, कोर सन बन जाता है एंड जो लेफ्ट ओवर मटीरियल है वो एक स्वर्लिंग डिस्क का फॉर्म लेता है एंड इवेंचुअली कोलाइड और क्लम्प होके प्लैनेट्स और मून्स बन जाते हैं। इसी सेम लाइंस पे हम न्यूक्लियर डिस्क मॉडल भी देखते हैं, वो भी ऐसी ही सेम बात कर रहे हैं कि नेबुला होता है, कोलैप्स करता है, कोर फॉर्म होता है 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले। एंड उसके बाद सन फॉर्म होता है, प्लैनेट फॉर्म होता है। प्लैनेट जैसे हम देख सकते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। एंड अर्थ भी जो है इट वॉज फॉर्म्ड 4.543 बिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस आता है। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में जो पहले का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि जो सन कैसे फॉर्म होता है, नेबुला से आता है, वो सेम ही है। बस प्लैनेट कैसे फॉर्म होता है उस पर ये अलग हाइपोथेसिस देता है। 20th सेंचुरी के अर्ली 20th सेंचुरी में हाइपोथेसिस आया। इसमें प्लैनेट कैसे फॉर्म होते हैं को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्लैनेटेसिमल फॉर्म होते हैं, देन प्रोटो प्लैनेट फॉर्म होते हैं एंड देन इवेंचुअली प्लैनेट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट क्लम्पिंग, कि हमने देखा था स्वर्लिंग डिस्क में जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है क्लम्प और कोलाइड करता है और उससे डायरेक्टली प्लैनेट्स बन जाते हैं।
तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले पहले प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं, जो कि एक टाइनी आइसी बॉडीज हैं। जो डस्ट पार्टिकल था डिस्क में, वो धीरे धीरे कंडेंस होता है और टाइनी आइसी बॉडीज बनाता है, जिसको हम प्लैनेटेसिमल बोलते हैं। उसके बाद ये जो प्लैनेटेसिमल्स होते हैं ये कोलाइड करते हैं और मर्ज करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे थोड़े और बड़े ऑब्जेक्ट बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लैनेट्स। अब ये जो प्रोटोप्लैनेट्स हैं, ये भी बहुत सारे प्रोटोप्लैनेट्स मिलके जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो उससे हम धीरे धीरे प्लैनेट्स बनाते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है कि प्लैनेट कैसे फॉर्म होते हैं। एंड फिर जो और स्मॉलर कोलिजन होते हैं, उससे जो मून होते हैं प्लैनेट्स के अराउंड, वो फॉर्म होते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमने देखा है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म होता है। सेम लाइंस पे हम देख सकते हैं निकोलस कॉपरनिकस, ये पहले थे जिन्होंने एक मैथमेटिकली एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि सन के अराउंड जो अर्थ है बाकी प्लैनेट्स है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेपेर बेल्ट की यहाँ पे बात होती है। हम फोटो में देख सकते हैं कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। और फिर नेपट्यून के बाद जो ऑब्जेक्ट्स बचते हैं, जो कि प्लैनेट जिसको हम कंसिडर नहीं करते, उसको हम क्वेपेर बेल्ट बोलते हैं। प्लूटो भी हम देख सकते हैं कि पहले प्लैनेट हम कंसिडर करते थे, बट अब उसको हम एज अ कॉमेट कंसिडर करते हैं। इसमें होता क्या है ऐसे क्यूपियर बेल्ट में? इसमें वो हाँ, इसमें वो ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली जो कि प्लैनेट्स की तरह एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर पाते। उनकी पोजिशनिंग चेंज होती रहती है सन के रिलेटिव, तो इसलिए उनको हम कॉमेट कंसिडर करते हैं। या फिर क्वेपेयर बेल्ट मतलब एक तरीके से लेफ्ट ओवर ऑब्जेक्ट्स जिनको हम प्लैनेट की कैटेगरी में कंसिडर नहीं कर सकते, एंड नेपट्यून के बाद लोकेटेड है जो। मतलब कि ऐसा लिखा हुआ कि स्मॉल बॉडीज और एमिनेंट फ्रॉम व्हेन द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स वो बेल्ट में। मोस्टली कंप्राइज्ड ऑफ हाँ, एस्ट्रॉयड, मेटल्स, रॉक और ठीक है, डॉग प्लैनेट भी रहता है सर। मेक मेक, ऑर्कस, प्लूटो, ये सब भी वहाँ पर। ओके। एंड एरिस भी यहाँ पे जैसे फोटो में भी दिख रहा है। हम्म। तो यहाँ पे स्पेस मिशन था एक। इसमें ओनली वन स्पेसक्राफ्ट हैज विजिटेड द क्यूपर बेल्ट, जो कि है नासा का न्यू होराइजन्स मिशन। 2015 में दिस वाज लॉन्च, तो इट फ्लू पास्ट बाय प्लूटो। हम्म। ओके, तो क्यूपर बेल्ट वी ऑब्जेक्ट कैन का मूव नेम फॉरवर्ड। जो था दैट वाज एरोकॉथ। एरोकॉथ की इमेजेस भेजी थी न्यू होराइजन्स। एरोकॉथ। यस, ARROKOTH। ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे हमने थ्योरीज देख ली। कांत लैपलास नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, एंड देन बिग बैंग थ्योरी जो ऑलरेडी यूनिवर्स के बारे में बात करता है। इसके बाद हम सोलर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो कोर है सोलर सिस्टम की, सन, उसके बारे में बात करेंगे। जो सन है इट इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर्स। ये सारे फैक्ट्स एक बार हम देख सकते हैं। टेम्परेचर जो है सन का कोर में सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ आते हैं, सरफेस जिसको हम बोलते हैं फोटोस्फेयर सन पे, वहां पे 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर डेंसिटी हम देखते हैं 1.41 टाइम्स ऑफ वाटर होती है, और अर्थ की डेंसिटी 5.5 टाइम्स ऑफ वाटर होती है। देन ग्रेविटी 28 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है सन पे। इसके बाद स्पीड ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है सन, बट जो सन है वो पूरा अलग अलग स्पीड से रोटेट करता है। जो इक्वेटर है वहां पे फास्टर है रोटेशन, और जो पोल्स है, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं सन के, वैसे वैसे जो रोटेशन है वो कम होती जाती है। तो एक ये फैक्ट है। उसके बाद कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में 98% हाइड्रोजन एंड हीलियम है। एंड हमने देखा था कि सन रेड ड्वार्फ स्टार है, तो जैसे जैसे एज में ये ज्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे और हेवियर मेटल्स भी ये कंटेन करता जाएगा। अभी 98% हाइड्रोजन एंड हीलियम है। इसके बाद और आगे जैसे जैसे से कि मतलब अपने डेड एंड की तरफ वो पास जा रहा है, तो इट वुड बी टर्निंग आउट टू बी वाइट डॉफ, मतलब वाइट डॉफ में कन्वर्ट होता जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। यस बोल सकते हैं, बट वो आगे जाके मास पे डिपेंड करता है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है या फिर व्हाइट डॉर्फ में।
ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक होल में? जब बिग होते हैं जैसे सबसे बड़े वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं लास्ट में, और जो छोटे वाले होते हैं वाइट डॉर्फ होते हैं आई थिंक। व्हाइट डॉर्फ, ठीक है। हाँ, जो मीडियम साइज स्टार्स होते हैं वो व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होते हैं, जो जिनका सुपर जायंट्स हम जैसे बोलते हैं वो फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। तो तो इसे यहाँ पे समझा। हाँ, ये कोरोना हाँ, क्या है, फिर सोलर विंड, हर एक। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करें सन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब सन के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में 3 जोन होते हैं, हम देख सकते हैं, कोर, रेडिएटिव जोन और फिर कन्वेक्टिव जोन। एंड एक्सटीरियर में हम कंसिडर करते हैं जो सन के अराउंड एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा है, और जो पूरा सरफेस एक्सटीरियर उस पे फोटोस्फेयर देख सकते हैं, फोटोस्फेयर के ऊपर क्रोमोस्फेयर आता है, एंड फोटोस्फेयर में ही सन स्पॉट्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे जो हम फोटो में देख सकते हैं ग्रैन्युलर सरफेस होता है सन का, तो वो क्यों होता है, एंड कोरोना और उसके ऊपर फिर जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है एंड सोलर प्रोमिनेंस। तो आप स्क्रॉल कर सकते हो नीचे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर के बारे में। सो जो कोर है, कोर पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस हमने देखा था। यहीं पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को मिला के हम हीलियम बनाते हैं, हीलियम एटम बनाते हैं। उसके बाद जो टेम्परेचर होता है 16 मिलियन डिग्रीज होता है। हॉटेस्ट रीजन सन का कोर होता है, डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे जो कोर है इट इज मेड अप ऑफ गैसेस एंड इट इज 10 टाइम्स मोर डेंस देन द लेड, अगर लेड से कंपेयर करते हैं तो। ओके, तो जैसे जैसे अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आउटर सरफेस की तरफ बढ़ते हैं, फिर आता है रेडिएटिव जोन। अब रेडिएटिव जोन में ही डिफ्यूजन होता है और थर्मल कंडीशंस होते हैं, जहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लाज्मा भी यहीं पे लोकेटेड होता है। अब रेडिएटिव जोन में हम बोलते हैं कि आयनाइज्ड हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स होते हैं, जिसको ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। 70% ऑफ द डिस्टेंस कोर से लेके कन्वेक्टिव जोन तक हम जो 70% डिस्टेंस है उसमें प्लाज्मा ही प्रेजेंट होता है। एंड ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होती है पूरे सन में वो प्लाज्मा के ही थ्रू होती है, तो वो हम देखेंगे अभी कैसे होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहीं से ट्रैवल करती हैं, फिर आउटर सरफेस पे जाती हैं। एंड जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिसीव करता है इंसुलेशन में, जब हम बात करते हैं। तो तो उसके अगर बाद इसमें पूछा टेम्परेचर। जाएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर फिशन होता ही नहीं है सन में, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन, फिशन होता है, फ्यूजन होता है सिर्फ और सिर्फ, न्यूक्लियर फिशन नहीं होता है। आई थिंक न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, फ्यूजन नहीं होता। मेरे हिसाब से भी फिजन तो नहीं होना चाहिए। हाँ, सही बात है, मतलब मोस्टली बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, बहुत थोड़ा जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो फिशन होता है, फिशन। लेकिन जो 99 पॉइंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। दैट इज वाई हीलियम इज फॉर्म्ड। ठीक, कंटिन्यू। ठीक है। तो जैसे जैसे हम रेडिएटिव जोन से कन्वेक्टिव जोन की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी हम देख सकते हैं कि डिक्रीज होती जाती है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते जाता है। एंड इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रांजिशन जोन है कोर और कन्वेक्शन जोन के बीच में, रेडिएटिव जोन, जो कि 2/3 ऑफ द सन सरफेस कवर करती है। 2/3 ऑफ द सन सरफेस रेडिएटिव जोन है। उसके बाद कन्वेक्शन जोन की तरफ हम आते हैं, तो आउटर मोस्ट रीजन है ये सन के इंटीरियर का, क्योंकि एक्सटीरियर में हम एटमॉस्फेयर और उनको कंसिडर करते हैं, तो इंटीरियर में आउटर मोस्ट रीजन कन्वेक्शन जोन है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है यूपीएससी में। एक तरह से उसके बाद कन्वेक्शन जोन हो सकते हैं कि मेंटल है, एक तरह से। हाँ, कोर हो गया, हाँ, फिर आउटर कोर हो गया रेडिएटिव जोन, मेंटल हो गया एक तरह से कन्वेक्शन जोन, और बाकी ऊपर के जो हो गए क्रोमोस्फेयर हो गया। ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेवियर आयंस होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, वो यहाँ पे हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये हेवियर आयन सस्टेन कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हॉट प्लाज्मा था, कैसे उसकी कूलिंग हो रही है और कैसे वो असेंड और डिसेंड कर रहा है, जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो बेसिकली कन्वेक्शन जोन में जो है कन्वेक्शन करंट्स काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं? जो प्लाज्मा होता है, जैसे जैसे हम कन्वेक्शन जोन की तरफ आए, हमने देखा कि टेम्परेचर कम होता गया, तो जो प्लाज्मा है वो कूल डाउन होता जाएगा। जैसे जैसे वो कूल डाउन होता जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और जो उसके नीचे प्लाज्मा है उससे वो नीचे, मतलब वो डिसेंड होता जाएगा प्लाज्मा कूल डाउन होने के बाद,
और वो कन्वेक्शन जोन के लोअर रीजन्स में आ जाएगा। अब जैसे वो लोअर रीजन्स में आएगा तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि कोर के पास जा रहा है, तो टेम्परेचर वापस से बढ़ने की वजह से वापस से वो असेंड करेगा। तो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग मोशन है प्लाज्मा का, इसी से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। एंड इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से, जो हमने पिक्चर में भी देखा था कि सन का सरफेस ग्रैन्युलर होता है, तो इन्हीं कन्वेक्शन फोर्स करंट्स की वजह से जो सन का एक्सटीरियर सरफेस होता है वो ग्रैन्युलर लुक होता है। तो बेसिकली कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पे काम करते हैं एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऐसे होता है। स्क्रॉल कर दो दिव्या। इसके बाद हम सरफेस पे आ जाएंगे। कन्वेक्शन जोन के टॉप लेयर पे हम बोलते हैं फोटोस्फीयर लोकेटेड होता है। अब एक बार सन फिर पे अगर समझा, क्वेश्चन आता है कि ग्रैनुलर समझ में नहीं है, ग्रैनुलर क्यों होता है ऐसे सिंपल में, मतलब ग्रैन्युलर मतलब एक फैक्ट ही, इसमें इतना डिटेल में मुझे नहीं पता है, बट ये फैक्ट पता है कि जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, उसी की वजह से ग्रैन्युलर लुक बनता है सन के सरफेस पे। तो डिटेल में देखना आई थिंक पड़ेगा यहाँ इसको, पे जो आप सर्च कन्वेक्शन कर लो। करंट्स होते हैं, हाँ, जो मतलब इमर्ज हो रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स जिसको हम बोल सकते हैं, आई थिंक, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से डिस्टॉर्टेड व्यू आता होगा, तो इसलिए वो ग्रैनुलर लुक और क्लियर व्यू नहीं आता है सन का। क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि जो प्लाज्मा ऊपर आ गया है वो ऊपर ही रह रहा है, कभी वो ऊपर जा रहा है वो नीचे जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि स्मूथ सरफेस नहीं बन पाता है सन का। मतलब ऐसे जो जैसे कि सन कैसे दिखता है, तो एक फेमस इसका था ना कि वो चक्की ऐसे दिखता है, बादाम चक्की ऐसा। तो उसमें जो बीच वाला पोर्शन होता है इट इज ब्राइट लाइट, और साइड वाला पोर्शन कूल रहता है, क्योंकि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ करंट। कन्वेक्शन में तुमने बताया कि जब कूलिंग होता है तो दे रिसाइड, और जब वो हॉट होते हैं तो वो सरफेस पे आते हैं। तो इसी कारण उनका ग्रैनुलर लुक है ओवरऑल, इसलिए प्लेन नहीं है। तो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सरफेस, डिफरेंट पूरा, एक बार और आप समझाओगे कैसे होता है मतलब ये? ग्रैनुअल लुक होता है ना ऐसे। क्यों होता है, क्योंकि जैसे बादाम चक्की देखी हो ना, तो फिर बीच में क्या होता है कि वाइट कलर होता है, साइड में गुड़ होता है। तो जो साइड में है वो बेसिक कूलिंग सरफेस है सन के। तो क्योंकि कन्वेक्शन करंट जो ऊपर जाते हैं तो जो कूल होकर वापस नीचे गए, तो वो जैसे ही बोलते हैं ना, दूर जाते हैं तो रेड की तरफ जाएंगे, और सामने आएंगे तो ब्लू की तरफ, ज़्यादा वाइट रहेगा। तो दूर जाएंगे तो वो नीचे जाएंगे, तो फिर थोड़ा कम विजिबल लाइट रहेगा उनका। तो इसके कारण ही डिफरेंस ऑफ, मतलब कि कन्वेक्शन बॉटम्स अप करके ग्रैनुलर सरफेस बनता है ओवरऑल, ऐसे ही लिखा हुआ। ग्रेनी अपीयरेंस ऑफ द फोटोस्फीयर characterized by bright individual granules of hot rising gas and dark intergranule lanes। दोनों के बीच में एक ब्राइट सेंटर होता है, जब राइज करता है हॉट गैसेस तो ब्राइट रहता है बीच वाले, और साइड में व्हेन द कूल गैसेस डिसेंड्स बैक टू द कॉलम, नीचे वापस चल जाता है। तो यही दोनों के डिफरेंस के बीच में ग्रैनुलर सरफेस बनता है। तो ठीक है, तो रीजन हमने देखा ग्रैनुलर लुक क्यों होता है। उसके बाद हम एक्सटीरियर पे आते हैं। तो कन्वेक्शन जोन जो होता है उसके टॉप मोस्ट लेयर को हम फोटोस्फेयर बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सन पे जो ब्राइटेस्ट सरफेस है वो कौन सा है, तो वो फोटोस्फेयर होता है, क्योंकि फोटोस्फेयर पे जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस एमिट होती हैं सन की तरफ से, वो फोटोस्फेयर से ही होती है। यहाँ पे टेम्परेचर हम जो देखते हैं आउटर सरफेस पे 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद क्रोमोस्फेयर आता है। क्रोमोस्फेयर बेसिकली एक थिन लेयर है जिसमें गैसेस प्रेजेंट होती है, जो कि फोटोस्फेयर के अबव, फोटोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा और जैसे जैसे हम ऊपर एटमॉस्फेयर में बढ़ते जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर 6000 से 4000 समथिंग डिग्री सेल्सियस आ गया है। उसके बाद सन स्पॉट, जो टेम्परेचर, जो फोटोस्फेयर हमने देखा कि कन्वेक्शन जोन का टॉप मोस्ट लेयर जो फोटोस्फेयर है, अब उस फोटोस्फेयर के सरफेस के ऊपर कुछ सन स्पॉट्स होते हैं। हम देखते हैं कि पूरा ब्राइट नहीं होता, कहीं पे डार्क होता है और कहीं पे ब्राइट होता है। तो जो डार्क होता है वो डार्क स्पॉट्स जो सन स्पॉट्स होते हैं उनकी वजह से होता है। तो अब सन स्पॉट के अंदर सन स्पॉट्स आर appear visibly as dark spots that are compared to the surrounding region। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 500 से 1500 डिग्री कूलर होता है, जो बाकी क्रोमोस्फेयर से कूलर यहाँ पे टेम्परेचर होता है। उसके बाद रिड्यूस सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। सनस्पॉट एक्टिविटीज की साइकिल भी होती है।
हम देखते हैं कि रेगुलर नहीं रहता इसका नंबर सन के ऊपर, कभी सनस्पॉट का जो नंबर है कम होता है एंड कभी जो नंबर ऑफ सनस्पॉट्स है वो ज्यादा होता जाता है। तो ये पूरी एक डिफाइंड साइकिल है जो कि साइंटिस्ट ने थ्योरेटाइज की है। 11 ईयर्स बोलते हैं इसको। 11 ईयर्स में धीरे 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 करके जो सन स्पॉट है उनका नंबर बढ़ता जाता है, एक्टिविटी बढ़ती जाती है, एंड जैसे जैसे 11 ईयर्स में बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं सोलर मैक्सिमम। जब हाईएस्ट नंबर ऑफ सन स्पॉट एक्टिविटी हो रही होती है सन के सरफेस के ऊपर, एंड जैसे जैसे वो लो एक्टिविटी होती जाती है, जब वो लोएस्ट पॉइंट पे रीच करती है तो सोलर मिनिमम बोलते हैं। तो हर 11 ईयर्स में ये पूरी साइकिल रिपीट करती है। एक बार आप सर्च करो कि जो सोलर फ्लेयर्स है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है सनस्पॉट, कि सनस्पॉट का नंबर जब बढ़ता है सन के सरफेस पे, जो सोलर फ्लेयर्स है कम होती है कि ज्यादा होती है। इसके अलावा सनस्पॉट, अगर सनस्पॉट के पूरे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हर सनस्पॉट के सेंटर में जो रीजन होता है वो सबसे ज्यादा डार्क होता है, उसको हाँ बता रहा हूँ, सन स्पॉट जो है ना डार्क स्पॉट है। है वो ब्लैक होती है, उम्रा बोलते हैं, और उसके अराउंड जो हल्का, हाँ सन स्पॉट है, इट इज डार्क, वहाँ डार्क एरियाज होते हैं क्योंकि इट इज कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स पुशिंग अप फ्रॉम द सन्स इंटीरियर। इट इज इसलिए वो डार्क होते हैं, इसलिए वो थोड़े कम होते हैं। इज दे आर अबाउट 500-1500 कूलर देन सराउंडिंग क्रोमोस्फेयर। जो हमने पिछले बार पढ़े ग्रैनुलर सरफेस के बारे में कि जहाँ पर तो ब्राइट इसमें ये होता है वो लिखा है जो कम मैंने होता है। सर्च किया कि अगर सन स्पॉट्स एक्टिव हैं तो ज्यादा सोलर फ्लेयर्स होगा, जिसकी वजह से देयर वुड बी इंक्रीज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म एक्टिविटी, एंड वो अर्थ पे भी उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट ऑन दी कम्युनिकेशन। सो जो टर्म है सनस्पॉट मैक्सिमम्स, so earth will see an increase in the northern and southern lights and a possible disruption in the radio transmission and power grids. क्यों होता है कि सन स्पॉट का सिंपली एक बार है फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन होता है जब मैग्नेटिक फील्ड इट फोर्सेस द गैसेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो जैसे ही वो एक तरह से गैसेस फोर्स करेंगे तो सन स्पॉट फॉर्मेशन होगा, इट इज कूलर देन द सराउंडिंग रीजन। और सन स्पॉट फॉर्मेशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स करेंगे आउटसाइड, तो ऑब्वियस बात है कि सोलर फ्लेयर, इट विल द एक्टिविटी ऑफ सोलर फ्लेयर विल इंक्रीज। इट वेरीज एज लॉन्ग एज 14 ईयर्स। तो इसमें आपने बताया कि सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम वही आता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सन स्पॉट अगर ज्यादा होंगे और सन के सरफेस पे तो उसकी जो ल्यूमिनोसिटी है वो इंक्रीज होएगी कि डिक्रीज होएगी? डिक्रीज हो गई ना, क्योंकि ब्राइटनेस उसकी इंक्रीज होती जाएगी कि डिक्रीज होती जाएगी? सन स्पॉट तो लेस ब्राइट होता है ना, डार्क स्पॉट है। एज डार्क मतलब डार्क नहीं एग्जैक्ट, लेकिन एज कम्पेयर टू सराउंडिंग रीजन वो डार्क है। क्योंकि 1500 कम है, क्योंकि इट इज कॉज बाय मैग्नेटिक फ्लक्स पुशिंग अप फ्रॉम द सन्स इंटीरियर। अंदर से बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सन स्पॉट फॉर्मेशन जैसे ही ज्यादा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स हम्म बढ़ेगा, बढ़ेगा हम्म सोलर फ्लेयर हम्म, डायरेक्टली। ठीक है। सो दो पार्ट होते हैं इसमें भी, उम्ब्रा और पीन उम्ब्रा। जो डार्कर रीजन होता है कोर में उम्ब्रा बोलते हैं, और उसके अराउंड जो लाइटर रीजन होते हैं उसको पीन उम्ब्रा बोलते हैं। अब जो सन है इट इज 1% कूलर व्हेन इट हैज नो सन स्पॉट्स। ठीक है, तो मतलब ये वही कह रहा है कि उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है जैसे जैसे सन स्पॉट का जो नंबर है वो डिक्रीज होगा, एंड जितने ज्यादा सन स्पॉट होंगे उतना ज्यादा उसकी ल्यूमिनोसिटी भी बढ़ेगी, सोलर फ्लेयर्स उतना ज्यादा बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है सोलर विंड। सोलर विंड बेसिकली आयनाइज्ड एटम्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। एंड ये जो सोलर विंड्स हैं फोटोस्फेयर जो सरफेस है वहां से इमर्ज हो रही है, एंड देन दे ट्रैवल इन दी स्पेस। इसके बाद इन पे टेम्परेचर हम देख सकते हैं 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, एंड दे आर फ्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द सन एट द स्पीड एज हाई एज 900 किलोमीटर पर सेकेंड। प्लाज्मा हमने देख लिया कि कैसे कन्वेक्शन करंट्स काम करते हैं कन्वेक्शन जोन में। प्लाज्मा इट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। 4 स्टेट होते हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। आयनाइज्ड गैस होती है बेसिकली। इसके बाद लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हम देखते हैं, उनके बीच पीछे का भी जो फिनोमेना होता है वो प्लाज्मा ही होता है, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नियॉन लाइट हम बोलते हैं।
नियॉन लाइट्स को हम प्लाज्मा लाइट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज द लाइट कम्स फ्रॉम द प्लाज्मा दैट इज प्रेजेंट इनसाइड देम. सो ये फोटो में आप सन स्पॉट देख सकते हो. जो रीजन सेंटर में है उम्ब्रा डार्कर रीजन है, और उसके साइड में जो लाइटर रीजन है पीन उम्ब्रा. और सरफेस भी आप देख सकते हो कैसे ग्रैन्युलर सरफेस होता है, जो कि कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है. इसके बाद क्वेश्चन इसके बाद और है कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है और सोलर विंड, दोनों में फर्क क्या है? आई थिंक दोनों में यही फर्क है कि सोलर विंड होती है वो सन के अराउंड जो एटमॉस्फेयर होता है उसको लीव कर देती है एक तरीके से, एंड आगे ट्रैवल करती है स्पेस में. आप बताओ एक सर्च सिंपल से करके. फर्क है, एक सिंपल से फर्क है. सोलर विंड है, इट इज स्टीम ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो सोलर विंड. जो अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर जो सन के होता है वहां से रिलीज होता है, पार्टिकल है. कोरोनल मास इजेक्शन है, इट इज अ क्लाउड ऑफ प्लाज्मा. तो फिफ्थ मैटर में आता है, प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द सन. तो सोलर स्टॉर्म जब बात करते हैं, इट इज कॉज बाय द मैग्नेटिक एनर्जी, सीएमई. कोरोनल मास इजेक्शन का बात होता है सोलर स्टॉर्म. तो जो नॉर्मली जो होता है वो सोलर विंड होता है. और जो सीएमई है, कोरोनल मास इजेक्शन, इट डैमेजेस द सिस्टम नियर द अर्थ, अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड से इंपैक्ट का. तो मैग्नेटिक वाला जो पार्ट होता है, इट इज रिलीज बाय द कोरोनल मास इजेक्शन, वो सोलर विंड नहीं. उन्हीं इजेक्शन से हम बोल सकते हैं ना कि अरोरास भी फॉर्म होते हैं. हम्म. सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं अरोरा. अरोरा आर कॉज्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं. दे आर व्हेन दे आर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर. तो बेसिकली आयनाइजेशन की वजह से हमें अरोरास दिखते हैं नॉर्थ पोल पे एंड ऑल्सो ऑन द साउथ पोल. वही क्यों दिखते हैं? आफ्टर क्योंकि अर्थ का कॉन्टैक्ट. मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहता है इसलिए हम्म. हम्म. चार्ज पार्टिकल वहां पर इंटरेक्ट करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से. एंड उसके अलावा एक और भी नेम होता है ना अरोरास में, नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा भी हमें दिखने लगे हैं अभी. एक बार आप सर्च करो. एंड जैसे जैसे सोलर स्टॉर्म बढ़ते हैं वैसे वैसे अरोरास भी उतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं. तो सोलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, अरोरास भी इंक्रीज होते हैं. सोलर, एंड हाँ, और सोलर इंक्रीज करेगा तो अरोरा इंक्रीज करेगा. से 11 ईयर्स हम्म. अप्रोक्सीमेटली सेम है. हम्म. ये कहाँ पर है आंचल? अरोरा ओरेलिस एंड बोरेलिस, नॉर्थ एंड साउथ में डिफरेंसेस है. साउथ में ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, नॉर्थ में बोरेलिस बोलते हैं. तो ये इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होता है या फिर वर्किंग तो ऐसे ही होती है आई थिंक. और सोलर जो पार्टिकल्स है, दे गेट हम्म. ट्रैप इन द एटमोसफेयर और दे इंटरेक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. और नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं क्योंकि सोलर फ्लेयर है. फ्लेयर मतलब कि एजेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, फोटॉन्स बाय द सन. और मैग्नेटिक फील्ड भी कोरोनल मास इजेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लाज्मा. तो जब वो रिएक्ट करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से, और जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, एक्सेट्रा, तो इट एक्साइट्स द electron present in the outer cell of the oxygen. उसके बाद ऑक्सीजन gives off green and red light where the nitrogen glows blue and reddish purple. तो जो लाइट का कलर है, it is derived from the interaction with the oxygen and nitrogen in the atmosphere. लाइट इसलिए होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल एक्सेट्रा. तो ग्रीन कब होता है? ग्रीन होता है ऑक्सीजन, और रेड भी ठीक. ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में ब्लू और रेडिश. ठीक है. बस ये कॉन्सेप्ट है कि वो रेड लाइट, ब्लू लाइट इज डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसको रिएक्ट करते हैं. कंटिन्यू. देन नेक्स्ट आता है सोलर फ्लेयर्स. ये मैग्नेटिक स्टॉर्म्स है which appear to be very bright spots with a gaseous surface eruption. Solar flares are pushed through the corona and they heat its gas to anywhere from 10 to 20 million. इसके बारे में एक बार सर्च कर लो सोलर फ्लेयर्स के बारे में.
तो सोलर फ्लेयर्स और सोलर प्रोमिनेंस में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि प्रोमिनेंस जो होता है वो बेसिकली एक गैशियस एक तरीके से एनवेलप बना लेता है सरफेस, सन के सरफेस के ऊपर। और जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो एक तरीके से मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या फिर एक ब्राइट लाइट की तरह ट्रैवल करते हैं पूरे सन में। वो स्पेसिफिक जो सन का सरफेस है उसके ऊपर या एटमॉस्फेयर में लिमिटेड नहीं रहता, बट जो सोलर प्रोमिनेंस है वो सन के सरफेस के ऊपर जो एक एरिया है उधर ही लिमिटेड रहता है, उससे आगे ट्रैवल नहीं करता है स्पेस में। सो यहाँ पे हमने देखा सोलर प्रोमिनेंस आर हेल्ड अबव द सन सरफेस बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड दे कैन लास्ट फॉर मेनी मंथ्स। द प्रोमिनेंस कैन लूप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल इनटू द स्पेस। एक बार आप सर्च कर लो इसके बारे में। हम्म सोलर प्रोमिनेंस आर रेफर टू द फिलामेंट रेड प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। हम्म इट इज और सोलर फ्लेयर, हाँ, मतलब प्रोमिनेंस मतलब है कि वही चीज जो रिलीज होता है प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड में, और फ्लेयर हो गया आई थिंक पार्टिकल है। इसी से ये रिलेशन है, सोलर प्रोमिनेंस वही रिलेशन है कोरोनल मास इजेक्शन से। सम प्रोमिनेंसेस may give rise to coronal mass ejection, तो इसे सोलर प्रोमिनेंस एक बोलते हैं। तरीके से प्रोमिनेंस जो है फिलामेंट की तरह है एंड वो सेपरेट नहीं होता है सन से, सन के सरफेस अराउंड ही रहता है और स्पेस में ट्रैवल नहीं करता। जो सोलर फ्लेयर है वो एक तरीके से रिलीज ऑफ एनर्जी एंड वो ट्रैवल करता है पूरे स्पेस में। एंड जो सोलर प्रोमिनेंस है कोरोनल मास इंजेक्शन है ना, इट इज द हम्म स्पेशल कंडीशन ऑफ द सोलर प्रोमिनेंस। वो रिलीज करते रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा को। तो जब 12 साइकिल में जब होता है, 11 साइकिल में होता है, तो फिर वो कोरोनल मास इजेक्शन होता है। तो इट इज स्पेशल केस। और जो सोलर फ्लेयर है जो ऊपर पड़े थे वो पार्टिकल से रिलेटेड है, तो नॉर्मली। ठीक है। तो इसके बाद आता है कोरोना और कोरोनल होल्स। तो कोरोना बेसिकली एटमॉस्फेयर है जिसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड सन के सरफेस के अराउंड प्रेजेंट होता है, और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के अराउंड भी हमें मिलता है। सोलर जो सन्स कोरोना है इट एक्सटेंड्स टू मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू द स्पेस एंड इट कैन बी इजीली सीन ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स। तो इसके बारे में एक बार सर्च कर लो कि कैसे इट इज विजिबल अराउंड द टोटल सोलर एक्लिप्स। कोरोनल होल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली एक ऐसा आप होल लगा सकते हो कि अंदर जो कन्वेक्शन करंट्स हो रहे हैं प्लाज्मा हो रहा है एक तरीके से कोई बात एंट्रेंस नहीं, है। क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, सोचो हम्म एक बार कि मतलब जो सन कोरोना हाँ होता है इक्लिप्स हो इट इज जाता है। आउटर सरफेस। आउटर सरफेस हम्म में अगर बीच में अगर मून आ जाएंगे तो कैसे क्या होता है, आप आंख से देख नहीं सकते सन को, ब्लाइंड हो जाएंगे। जैसे मून बीच में आता है तो जो सिर्फ और सिर्फ साइड का जो रिंग फॉर्मेशन होता है, वो रिंग मतलब कि वो दिखता है आउटर सरफेस ऑफ द सन, इसलिए कोरोना दिखता है आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द सन एटमोस्फियर। हम्म ठीक है। क्योंकि बीच वाले पार्ट तो छुप जाते हैं ना बाय द छुप मून। जाएगा। हम्म एंड जो कोरोनल होल्स हैं एक तरीके से एंट्रेंस बोल सकते हैं, एंट्रेंस प्रोवाइड करता है जो प्लाज्मा और रेडिएशन है कि वो सन के सरफेस से बाहर सोलर विंड्स के फॉर्म में गश आउट करती है एंड स्पेस में ट्रैवल करती है। They contain only little solar matter material and have lower temperatures. They appear much darker than their surroundings. Coronal holes की बात कर रहे हैं। उसके बाद they last about few weeks to months. They appear through the sun's approximately जो हमने solar maximum और solar minimum की बात की थी 11-year solar cycle, उसके accordingly appear करते हैं and they can last much longer during the solar minimum जहाँ पे जो सन स्पॉट की एक्टिविटी है वो मिनिमम होती है। उसके बाद कोरोनल रेन एंड सोलर शूटिंग स्टार्स। सो कोरोनल रेन क्या होता है, इट इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट मटेरियल जो है सन के कोरोना में प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स डेंस क्लम्प्स ऑफ प्लाज्मा। एक बार सर्च कर लो अब इसके बारे में। ईएसए कोरोनल का रेन रोल आता ये है। स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक है हम्म इसका कोरोनल क्या रेन। मीनिंग होगा यहाँ पे कि इट इज बैक टू दी सन सरफेस ड्यू टू इमेंस ग्रेविटी। बेसिकली वो लीव नहीं करता है
जो क्लम्स ऑफ प्लाज्मा है कोरोनल सन के मास इजेक्शन एटमॉस्फेयर है, मास इजेक्शन लीड कर रहा था क्योंकि उनके पास हम्म मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। वो वो एक तरह से बर्स्ट होता है। तो फिर हम्म कन्वेक्शन जो फील्ड आपने बताया, कन्वेक्शन हो गया, एडवेक्शन हो गया, और नीचे वाले में रेडिएटिव लेयर था। तो जब निकलता है वहां से कोरोनल मास इजेक्शन होता है, सोलर प्रोमिनेंस हुआ, तब ये जो कोरोनल रेन हुआ वो होते रहता होगा। लेकिन फिर कुछ आगे तक ये वापस फिर ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सन सरफेस वापस ले लिया उसको। तो स्पेसिफिक है, मैं ज्यादा डिटेल में देखो तो देखो उसका कोरोनल रेन फॉर्मेशन फाउंड बाय लोकलाइज्ड टेम्परेचर ड्रॉप। मतलब ये लोकल है, हमेशा ऐसे होता होगा। कुछ कुछ बार हाँ खाली एक होता होगा, जब ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स जब रिलीज करते होंगे कोरोनल मास इजेक्शन, तो अर्थ तक पहुंच जाता है। बाकी ये होते रहता हो। कंडेंसेशन इज dense lumps that fall into the sun's cooler surface known as photosphere. मतलब वहीं तक ही लिमिटेड रहता है ये। हम्म। हम्म इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। तो इसमें बात एक है, एग्जांपल ऊपर ले लो कि ईएसए के सोलर ऑर्बिटर है, वो एक ऑब्जर्व हम्म करते हैं सोलर शूटिंग स्टार्स और इट कैप्चर्स द हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। मतलब तो सोलर शूटिंग स्टार क्या हो, तो अगर बोलेंगे solar shooting star are massive clumps of plasma that is plummet to the sun's surface at an incredible speed. They are created by the coronal rain, जो एक तरह से हॉट प्लाज्मा प्लाज्मा कूल्स एंड कंडेंसेशन सन कोरोनास। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द शूटिंग स्टार सीन ऑन द अर्थ। वो वाला स्टार नहीं है, मतलब क्योंकि एक तरीके से मीटियोर की तरह बोल सकते हो आप। मतलब सोलर शूटिंग स्टार हो गया कि मीटियोर नहीं हुआ। मीटियोर तो डिफरेंट हो गया, शूटिंग स्टार जो अर्थ में दिखता है वो डिफरेंट है, मीटियोर हो गया। ये हो गया एक तरह से स्मॉल प्लाज्मा बॉल हो गए जो बहुत स्ट्रांग है। वो एक तरह से स्टार शूट करता है फिर वापस आ जाता है। जैसे हाँ, ऐसा पानी डालते हो तो जो स्प्लैश होता है ना, ड्रॉपलेट का स्प्लैश होता है, तो वो एक तरह से कोरोनल स्टार हो गया, ड्रॉपलेट जैसा। ठीक। इसे हम्म शूटिंग स्टार बोलते हैं, सोलर शूटिंग स्टार। इट इज लाइक अ हम्म रेन ऑफ फायर बॉल्स, वे ड्रॉपलेट्स, तो वापस आ जाता है, गिर जाता है ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी की वजह से फोटोस्फेयर पे वापस आ जाता है। वी कैन टेक अप हम्म इन द नेक्स्ट इन द कंक्लूजन।